नमस्कार। आज हम जानेंगे होम्योपैथ की एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली औषधि बेलाडोना के बारे में। बेलाडोना, जिसे एट्रोपा बेलाडोना कहा जाता है, एक प्राकृतिक पौधे से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक दवा है। कच्ची अवस्था में यह पौधा विषैला माना जाता है, लेकिन होम्योपैथिक विधि से तैयार होने के बाद यह सुरक्षित एवं प्रभावी औषधि बन जाती है। यह दवा विशेष रूप से उन रोगों में उपयोगी मानी जाती है जो अचानक और तीव्र रूप से उत्पन्न होते हैं। तेज बुखार, शरीर में जलन, चेहरा लाल होना, सिर में धड़कन वाला दर्द, चमकदार आंखें और बेचैनी, ये बेलाडोना के प्रमुख संकेत माने जाते हैं। यदि किसी रोगी को अचानक 104 डिग्री बुखार हो जाए, सिर अत्यधिक गर्म महसूस हो, लेकिन हाथ पैर अपेक्षाकृत ठंडे हों, तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना का विचार किया जाता है। गले की सूजन, टॉन्सिलाइटिस, कान में धड़कन वाला दर्द, माइग्रेन और अचानक होने वाली सूजन में यह दवा प्रसिद्ध है। बच्चों में दांत निकलते समय तेज बुखार, नींद में चौंकना या डरावने सपने आने जैसी स्थितियों में भी होम्योपैथिक चिकित्सा बेलाडोना का उपयोग करते हैं। बेलाडोना के लक्षणों की एक विशेष पहचान यह है कि रोग अचानक उत्पन्न होता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। रोगी प्रकाश, शोर और स्पर्श को सहन नहीं कर पाता। वहीं अंधेरे कमरे में आराम करने से उसे कुछ राहत महसूस होती है। होम्योपैथी दवा का चयन केवल रोग के नाम से नहीं, बल्कि रोगी के संपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसलिए बेलाडोना हर बुखार या हर सिर दर्द की दवा नहीं है। आमतौर पर बेलाडोना 30C को सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, लेकिन पोटेंसी और मात्रा का निर्णय रोग की तीव्रता और रोगी की स्थिति देखकर योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। दवा लेते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। कॉफी, कपूर, पुदीना और तीव्र सुगंधित पदार्थों से दूरी रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये होम्योपैथिक दवाओं के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, छोटे शिशु या गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति बिना चिकित्सीय सलाह के किसी भी औषधि का सेवन न करें। याद रखें, होम्योपैथी केवल दवा नहीं, बल्कि रोगी की संपूर्ण प्रकृति को समझने की चिकित्सा पद्धति है। बेलाडोना एक प्रभावशाली औषधि है, लेकिन इसका सही उपयोग योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। बेलाडोना केवल एक बुखार की दवा नहीं है, बल्कि यह एक विशेष प्रकृति और विशेष लक्षण वाले रोगियों की होम्योपैथिक औषधि मानी जाती है। होम्योपैथी में दवा का चयन केवल रोग के नाम से नहीं, बल्कि रोगी के स्वभाव, शरीर की प्रतिक्रिया, मानसिक अवस्था, पसंद नापसंद, रोग की गति और संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है। बेलाडोना प्रायः उन लोगों में अधिक उपयुक्त मानी जाती है जिनमें रोग अचानक और तीव्र रूप से प्रकट होता है।
ऐसे रोगियों का चेहरा लाल, गर्म और चमकदार दिखाई देता है। आंखें लाल या चमकीली हो सकती हैं और पुतलियां फैली हुई प्रतीत होती हैं। शरीर का ऊपरी भाग, विशेष रूप से सिर, अत्यधिक गर्म होता है, जबकि हाथ पैर अपेक्षाकृत ठंडे हो सकते हैं। यह औषधि सामान्यतः उन व्यक्तियों में अधिक देखी जाती है जो संवेदनशील, जल्दी उत्तेजित होने वाले, चिड़चिड़े या तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव के होते हैं। बच्चों में यह दवा विशेष रूप से तब दिया जाता है जब बच्चा तेज बुखार में चौंकता है, डरता है, रोता है या नींद में बड़बड़ाता हो। बेलाडोना के रोगी प्रायः तेज रोशनी, शोर, स्पर्श और झटके को सहन नहीं कर पाते। उन्हें अंधेरा और शांत कमरा अच्छा लगता है। कई बार वे अचानक क्रोधित हो जाते हैं या बेचैनी अनुभव करते हैं। कुछ होम्योपैथिक चिकित्सकों के अनुसार बेलाडोना विशेष रूप से गोरी, गुलाबी या लालिमा लिए हुए चेहरे वाले व्यक्तियों में अधिक उपयुक्त पाई गई है। हालांकि यह किसी भी रंग या शरीर संरचना वाले व्यक्ति में उपयोग की जा सकती है यदि लक्षण मेल खाते हों। इच्छाओं और पसंद नापसंद की बात करें तो बेलाडोना रोगियों में कई बार प्यास कम होती है, विशेषकर तेज बुखार के बावजूद। कुछ रोगियों में ठंडे वातावरण में परेशानी होती है, जबकि गर्म कमरे में आराम महसूस होता है। यदि पोटेंसी की बात करें तो होम्योपैथी में पोटेंसी का चयन रोग की तीव्रता, रोग की संवेदनशीलता और चिकित्सीय अनुभव पर आधारित होता है। बेलाडोना 6C को सामान्यतः हल्के और शुरुआती लक्षणों में विचार किया जाता है। बेलाडोना 30 को तीव्र लेकिन सामान्य अवस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। बेलाडोना 200 का चयन प्रायः अधिक तीव्र या तेजी से बढ़ने वाले लक्षणों में अनुभवी चिकित्सक करते हैं, जबकि 1M जैसी उच्च पोटेंसी केवल विशेषज्ञ चिकित्सीय मार्गदर्शन में ही दी जाती है। उम्र के अनुसार पोटेंसी तय करने का कोई कठोर सार्वभौमिक नियम नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी व्यक्ति विशेष की संवेदनशीलता पर आधारित प्रणाली है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा गंभीर रोगियों में दवा का चयन विशेष सावधानी से किया जाता है। याद रखें, होम्योपैथिक दवा का सही चयन रोगी के संपूर्ण लक्षणों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी औषधि का उपयोग योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ही करनी चाहिए। नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा पौधा जो पल भर में जान ले सकता है, और वही पौधा किसी की जान भी बचा सकता है। जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड कर रहे हैं एट्रोपा बेलाडोना को, एक ऐसा पौधा जो मौत और जीवन के बीच के एक बेहद बारीक धागे पर झूलता है। सच कहूं तो इसका इतिहास रहस्य, जादू और विज्ञान का एक इतना अविश्वसनीय मिश्रण है जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। तो चलिए आज इसके इसी दोहरे चरित्र को समझते हैं। अब इसका नाम ही सुनिए, बेलाडोना। इटालियन भाषा में इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी, यानी सुंदर महिला। लेकिन अंग्रेजी में इसे डेडली नाइट शेड कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है एक खौफनाक जानलेवा पौधा। है ना बिल्कुल अजीब बात। एक ही पौधे में एक तरफ खूबसूरती है और दूसरी तरफ मौत। आखिर ये विरोधाभास क्यों है? ये सवाल हमें इतिहास के पन्नों में काफी पीछे ले जाता है। भाग 1, डेडली नाइट शेड का इतिहास। चलिए सीधे इसके डार्क और रहस्यमयी सफर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि सदियों से मानव संस्कृति में इसने क्या रोल प्ले किया है।
इस पौधे का सफर सच में चौंकाने वाला है। पहली सदी में चलते हैं रोमन साम्राज्य। उस वक्त इसे एक खामोश हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किंवदंती है कि महारानी एग्रिपिना ने सम्राट क्लॉडियस को रास्ते से हटाने के लिए इसी जहर का इस्तेमाल किया था। फिर आया मध्य युग, जहां जादू टोने का बोलबाला था। चुड़ैलें इसे अपने फ्लाइंग ऑइंटमेंट में मिलाती थीं ताकि त्वचा पर रगड़ने से उन्हें हवा में उड़ने का मतिभ्रम हो सके। और 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल आते आते तो गजब ही हो गया। इटली की महिलाओं ने इसे आई ड्रॉप की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि पुतलियां बड़ी और खूबसूरत दिखें। मतलब सिर्फ सुंदर दिखने के लिए अपनी आंखों की रोशनी दांव पर लगाना और सीधे जहर को आंखों में डालना, क्या पागलपन था। भाग 2, जहर से होम्योपैथी तक का सफर। इतिहास के इन खौफनाक पन्नों से निकलकर अब ये समझना जरूरी है कि ये कुख्यात जहर आखिर चिकित्सा की दुनिया में एक दवा कैसे बन गया। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन की एंट्री होती है। स्कारलेट फीवर की एक भयंकर महामारी फैली हुई थी। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि बेलाडोना का जहर शरीर में जो लक्षण पैदा करता है, जैसे पुतलियों का फैलना, दिल की धड़कन तेज होना, मतिभ्रम और त्वचा का एकदम लाल हो जाना, बिल्कुल वैसे ही लक्षण उस प्राकृतिक बीमारी में भी थे। यहीं से समान का इलाज यानी लाइक क्योर्स लाइक का सिद्धांत लागू हुआ। जो जहर बीमारी जैसी हालत पैदा कर रहा था, उसी के डाइल्यूटेड रूप ने उस बीमारी को खत्म करने का काम किया। और यहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स नाम का एक पुराना कंसेप्ट एकदम सटीक बैठता है। ये थ्योरी मानती है कि कोई पौधा कैसा दिखता है, उसी में उसकी दवा का राज छिपा है। अब बेलाडोना के जामुन को ही देख लीजिए, एकदम चमकदार, लाल और जहरीले। और होम्योपैथी में ये पौधा किस चीज का इलाज करता है? जी हाँ, शरीर की भयंकर सूजन और त्वचा की वैसी ही तेज लाली का। मतलब प्रकृति हमें बाहर से ही इशारे दे रही होती है कि ये पौधा शरीर के भीतर कैसे काम करेगा। भाग 3, अचानकपन, गर्मी और लाली। इस दवा को क्लिनिकली पहचानने के लिए आइए इसके 3 सबसे बड़े सुरागों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे खास लक्षण है अचानकपन। बेलाडोना का असर किसी तूफान या बिजली की तरह आता है। कोई इंसान अभी एक पल में बिल्कुल ठीक ठाक महसूस कर रहा है और अगले ही पल बूम, वो भयानक रूप से बीमार पड़ जाता है। इसके लक्षणों के विकसित होने की ये विस्फोटक गति ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर कोई बीमारी बहुत धीरे धीरे कई दिनों में पनप रही है तो समझ लीजिए वहां बेलाडोना का आमतौर पर कोई काम नहीं है। दूसरा बड़ा लक्षण है गर्मी। और याद रखिए, ये कोई हल्की फुल्की गर्मी नहीं है, ये भट्टी जैसी जलती हुई चुभने वाली गर्मी है। लेकिन यहाँ शरीर का एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। मरीज का सिर और बदन तो आग की तरह तप रहा होता है, लेकिन अगर आप उसके हाथ या पैर छुएंगे तो वो बर्फ जैसे ठंडे हो सकते हैं। और इस भयंकर गर्मी के बावजूद अक्सर मरीज को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। है ना एकदम हैरान करने वाला लक्षण। इसका तीसरा अहम स्तंभ है लाली, एकदम गहरा लाल रंग जो चेहरे और त्वचा पर पूरी तरह छा जाता है। आंखें बड़ी बड़ी और शीशे की तरह चमकने लगती हैं। इसके साथ ही गर्दन की जो मुख्य नसें होती हैं, जिन्हें कैरोटिड धमनियां कहते हैं, उनमें बहुत हिंसक धड़कन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे खून का पूरा प्रेशर इतनी तेजी से सीधे सिर की तरफ जा रहा है कि सब कुछ बस फटने ही वाला है। भाग 4, प्रलाप और मस्तिष्क। शरीर के इन हिंसक लक्षणों के बाद आइए देखते हैं कि यह दिमाग के साथ क्या खेल खेलता है। असल में बेलाडोना में एट्रोपिन जैसे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो सीधे नर्वस सिस्टम पर वार करते हैं। इससे जो मानसिक प्रलाप या डेलीरियम होता है वो सच में डरावना है। व्यक्ति एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसे भयानक चेहरे, राक्षस या काले जानवर दिखाई देने लगते हैं, एकदम स्पष्ट मतिभ्रम। इस हालत में इंसान भयंकर गुस्से में आ जाता है, इतना कि वो दूसरों को काटने या मारने तक पर उतारू हो सकता है। और उसकी सारी इंद्रियां इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कि जरा सी रोशनी या आवाज भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। भाग 5, नैदानिक होम्योपैथिक उपयोग। इन तीव्र लक्षणों को समझने के बाद चलिए देखते हैं कि आज के क्लिनिकों में इन जानकारियों का व्यवहारिक इस्तेमाल कैसे होता है। होम्योपैथी में खासकर बच्चों के इलाज के लिए एक बहुत ही मशहूर ABC तिकड़ी है। ए से एकोनाइट, जो बीमारी के बिल्कुल शुरुआती झटके और अचानक लगने वाले डर के लिए दिया जाता है। सी से कैमोमिला, जो तब काम आता है जब दर्द असहनीय हो और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है हमारा बी से बेलाडोना,
जब भी बात शरीर में अचानक खून के तेज बहाव और उससे होने वाले लाल गर्म बुखार की होती है, जिसे फायरी कंजेशन कहते हैं, तो बेलाडोना सबसे मुख्य उपचार माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसे किन खास तकलीफों में दिया जाता है। जैसा हमने देखा, बच्चों में अचानक आने वाला तेज बुखार इसका सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा तेज धड़कने वाले माइग्रेन, एकदम लाल और गर्म फोड़े और यहाँ तक कि तेज धूप से लगने वाले सनस्ट्रोक में भी ये बहुत काम आता है। एक और बहुत ही अहम सुराग ये है कि बेलाडोना का असर शरीर के दाहिने हिस्से पर ज्यादा होता है। इसलिए अगर दाईं तरफ के कान में तेज धड़कने वाला दर्द हो या दाईं तरफ का सिर दर्द हो, तो ये इसकी एक बहुत खास पहचान है। चिकित्सा में इस बात का बहुत महत्व होता है कि मरीज को किस चीज से परेशानी बढ़ती है और किससे आराम मिलता है। बेलाडोना का मरीज चरम स्तर पर संवेदनशील होता है। बिस्तर का हल्का सा हिलना, किसी का छूना, थोड़ी सी रोशनी या जरा सा शोर भी उसके लिए किसी यातना से कम नहीं होता। अगर वो लेटेगा तो सिर की तरफ खून का बहाव और तेज हो जाएगा, जिससे दर्द और बढ़ जाएगा। तो आराम कैसे मिलता है? बस एक अंधेरे शांत कमरे में तकिए के सहारे हल्का सा सीधा होकर बैठने से ही कुछ राहत महसूस होती है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी इस प्राकृतिक दुनिया में एक घातक जहर और एक जीवनदायी उपचार के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींची जाती है? क्या दोनों के बीच का अंतर सिर्फ मात्रा का खेल है या इसे इस्तेमाल करने के तरीके का? बेलाडोना की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक और विरोधाभासी है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमारी समझ को चुनौती देता आया है और शायद हमेशा देता रहेगा। Deep in the forests of Europe and Asia grows Atropa belladonna, commonly known as deadly nightshade. The plant contains a potent concentration of alkaloids, including atropine and scopolamine, that directly attack the human nervous system. During the Renaissance, Italian women used the plant's toxic juice as eye drops. It paralyzed the eye muscles and forced the pupils to dilate, a look prized as a high standard of beauty. This cosmetic practice gave the plant its name, belladonna, or beautiful lady. But the cosmetic appeal hid a lethal reality. Ingestion caused a racing heartbeat, intense hallucinations, and physical collapse. These physiological reactions linked the plant to folklore and dark history for centuries. History viewed the plant as a biological weapon or a tool for occult ritual. Yet these violent reactions provided the specific data points needed for a different kind of medical application. A common medical emergency in the 18th century often followed a specific pattern. A healthy child would go to bed, only to wake abruptly at midnight with a violently high fever, a deeply flushed face, and throbbing pain. Dr. Samuel Hahnemann observed that the toxic profile of belladonna poisoning mirrored these sudden, fiery childhood fevers. He theorized that the plant's ability to cause these symptoms was the key to treating them. This anchored the homeopathic principle of like cures like. Practitioners began using ultra-diluted preparations of the plant, removing the chemical toxicity while attempting to trigger the body's own inflammatory response. Transforming this poison into a clinical tool requires following a specific diagnostic checklist of physical and psychological signs, known as the belladonna profile. The first requirement is the speed of the onset. A belladonna illness does not build slowly over several days. It strikes with violent, sudden speed. The physical profile is defined by a triad: intense heat, deep redness, and throbbing pain, caused by a sudden surge of blood toward the head. The face appears deeply flushed, eyes glassy, and carotid arteries pulse visibly. Anatomically, symptoms predominantly affect the right side. The patient is experiencing active vascular congestion. This specific physiological state separates a belladonna case from a standard slow-building viral infection. Because the plant's alkaloids target the nervous system, the patient becomes hypersensitive. The slightest touch, a minor jar of the bed, bright light, or sudden noise becomes agonizing. This neurological overload drives the mental state. Patients may grind their teeth, experience vivid hallucinations, or display sudden, uncharacteristic anger. Homeopaths look for specific triggers that worsen the condition. A belladonna patient declines from cold drafts, lying flat, or when the clock hits 3 p.m. Conversely, they find relief through specific changes: sitting semi-erect, applying warmth, and resting in a quiet, dark room.
The diagnostic picture is one of a patient who is physically burning and neurologically overwhelmed, making sensory deprivation their only comfort. This profile makes the remedy a common tool in pediatrics for sudden fevers and earaches. It forms the B in the standard homeopathic ABC emergency kit. It is also used for migraines and sunstroke, conditions characterized by that same intense vascular surge toward the head. In cases of right-sided tonsillitis, it targets the specific inflammation and swelling that follows the vascular congestion. For skin flare-ups, like boils or mastitis, practitioners look for another visual cue: distinct red radiating streaks moving outward from the site of the inflammation. When the physical and neurological profiles align, the remedy is applied to address these various biological emergencies. We return to the paradox. The specific toxicity that once made this plant a hazard now serves as the defining guide for its medical use. Modern medicine still utilizes the plant's alkaloids. Optometrists use atropine to dilate pupils, while emergency physicians use it to stabilize heart rates. Clinical proof of the plant's biological potency. Homeopathy harnesses this same power through extreme dilution, aiming to remove the risk of poisoning while retaining the targeted effects on the nervous system. Mastery comes from accurately decoding these physiological signals. By matching the remedy to the specific intensity of the patient, a violent poison becomes a precise tool. Deep in the forests of Europe and Asia grows Atropa belladonna, commonly known as deadly nightshade. The plant contains a potent concentration of alkaloids, including atropine and scopolamine, that directly attack the human nervous system. During the Renaissance, Italian women used the plant's toxic juice as eye drops. It paralyzed the eye muscles and forced the pupils to dilate, a look prized as a high standard of beauty. This cosmetic practice gave the plant its name, belladonna, or beautiful lady. But the cosmetic appeal hid a lethal reality. Ingestion caused a racing heartbeat, intense hallucinations, and physical collapse. These physiological reactions linked the plant to folklore and dark history for centuries. History viewed the plant as a biological weapon or a tool for occult ritual. Yet these violent reactions provided the specific data points needed for a different kind of medical application. A common medical emergency in the 18th century often followed a specific pattern. A healthy child would go to bed, only to wake abruptly at midnight with a violently high fever, a deeply flushed face, and throbbing pain. Dr. Samuel Hahnemann observed that the toxic profile of belladonna poisoning mirrored these sudden, fiery childhood fevers. He theorized that the plant's ability to cause these symptoms was the key to treating them. This anchored the homeopathic principle of like cures like. Practitioners began using ultra-diluted preparations of the plant, removing the chemical toxicity while attempting to trigger the body's own inflammatory response. Transforming this poison into a clinical tool requires following a specific diagnostic checklist of physical and psychological signs, known as the belladonna profile. The first requirement is the speed of the onset. A belladonna illness does not build slowly over several days. It strikes with violent, sudden speed. The physical profile is defined by a triad: intense heat, deep redness, and throbbing pain, caused by a sudden surge of blood toward the head. The face appears deeply flushed, eyes glassy, and carotid arteries pulse visibly. Anatomically, symptoms predominantly affect the right side. The patient is experiencing active vascular congestion. This specific physiological state separates a belladonna case from a standard slow-building viral infection. Because the plant's alkaloids target the nervous system, the patient becomes hypersensitive. The slightest touch, a minor jar of the bed, bright light, or sudden noise becomes agonizing. This neurological overload drives the mental state. Patients may grind their teeth, experience vivid hallucinations, or display sudden, uncharacteristic anger. Homeopaths look for specific triggers that worsen the condition. A belladonna patient declines from cold drafts, lying flat, or when the clock hits 3 p.m. Conversely, they find relief through specific changes: sitting semi-erect, applying warmth, and resting in a quiet, dark room. The diagnostic picture is one of a patient who is physically burning and neurologically overwhelmed, making sensory deprivation their only comfort. This profile makes the remedy a common tool in pediatrics for sudden fevers and earaches.
It forms the B in the standard homeopathic ABC emergency kit. It is also used for migraines and sunstroke, conditions characterized by that same intense vascular surge toward the head. In cases of right-sided tonsillitis, it targets the specific inflammation and swelling that follows the vascular congestion. For skin flare-ups, like boils or mastitis, practitioners look for another visual cue: distinct red radiating streaks moving outward from the site of the inflammation. When the physical and neurological profiles align, the remedy is applied to address these various biological emergencies. We return to the paradox. The specific toxicity that once made this plant a hazard now serves as the defining guide for its medical use. Modern medicine still utilizes the plant's alkaloids. Optometrists use atropine to dilate pupils, while emergency physicians use it to stabilize heart rates. Clinical proof of the plant's biological potency. Homeopathy harnesses this same power through extreme dilution, aiming to remove the risk of poisoning while retaining the targeted effects on the nervous system. Mastery comes from accurately decoding these physiological signals. By matching the remedy to the specific intensity of the patient, a violent poison becomes a precise tool